चलिए जी, तो 9.2 तक का जितना इंट्रोडक्शन था वो हम लोग देख चुके हैं और अपलोड भी किया जा चुका है। इंट्रोडक्शन पार्ट 1, इंट्रोडक्शन पार्ट 2, एक्सरसाइज भी 9.1 9.2 अपलोड कर दिया गया है। आज एक्सरसाइज 9.3 भी अपलोड कर दिया जाएगा और अभी 9.3 का जो थ्योरी है, इंट्रोडक्शन है, 9.4 का जो इंट्रोडक्शन है और 9.5 का जो इंट्रोडक्शन है, कोशिश करेंगे 9.5 तक देख लें, क्योंकि बहुत छोटा छोटा है, कुछ विशेष नहीं है। जो भी होगा हम लोग देखेंगे बारी बारी से। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज 9.3 के लिए। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है, इस पर आज टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन whose general solution is given। ठीक है, आज का टॉपिक ये है कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है तो हम उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, मतलब आपको 9.3 एक्सरसाइज में जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है और वो जनरल सॉल्यूशन की सहायता से आपको उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। अच्छा, जनरल सॉल्यूशन की पहचान क्या बताया गया है आपको कि उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट होगा। तो आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट होगा तो उसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होगा। वो एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, आप उसको डिफरेंशिएट कीजिए। ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी फंक्शन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट जैसे ए बी एम एन एबीसीडी कोई भी अल्फाबेट का नंबर, ठीक है, अब एक्स वाई को छोड़ करके प्रेजेंट है तो समझ जाइए कि वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो दिया गया है उसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब उसको विस्थापित करना है, हटा देना है, गायब कर देना है। तो उसको कैसे हटाएंगे, इसका तरीका ये है कि आप दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में दिए गए जनरल सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं उसको उतना बार डिफरेंशिएट कीजिए। क्योंकि आपको कल ही बताया गया था थ्योरी के लास्ट पार्ट में कि जितना ऑर्डर, मतलब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा, ठीक है, ऑर्डर किसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। ऑर्डर का मतलब हुआ उसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। जैसे मान लीजिए y डबल डैश y सिंगल डैश y इज इक्वल टू 0। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें सबसे अधिक बार डिफरेंशिएट किया गया है, कितना बार, 2 बार, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2। तो अब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है तो इसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, 2 होंगे। तो हमें क्या करना है कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट हैं उतने ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो उतने ऑर्डर का बनेगा, तो अगर 2 है तो 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगा। इसका मतलब हमें दिए गए जनरल सॉल्यूशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। एक बार करेंगे तो y डैश आएगा, एक बार और करेंगे तो अपने आप y डबल डैश आ जाएगा। मतलब स्पष्ट है, दिए गए जनरल सॉल्यूशन से हमें बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन। बनाने का तरीका ये है कि दिए गए जनरल सॉल्यूशन में देख लीजिए कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, जितने होंगे उतने बार उसको डिफरेंशिएट करना होगा। अगर आप उसको उतना बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वो अपने आप समाप्त हो जाएगा, ए और बी जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या करना है इसको देख लिया जाए, एक एग्जांपल दिखा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ नहीं, ये 9. ये तो एक ही बार कुत्ता भी ना चलिए कोई बात नहीं। तो कैसे लिखेंगे देखिए, जैसे मैं अब फैमिली ऑफ, एक बात और वो नोट में आएगा आपको, ठीक है, यहाँ जो जनरल सॉल्यूशन या डिफरेंशियल इक्वेशन जो है फैमिली ऑफ कर्व्स को बताता है। तो फैमिली ऑफ कर्व्स को बताता है तो हम लोगों को, जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का क्या होता है इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स। आपको बताया गया था। कोई मान लीजिए पाराबोला है तो क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, बताया गया है ना आप लोगों को, वहाँ पे अध्याय पढ़ा रहे थे। तो फिर मान लीजिए कोई सर्किल है तो उसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे इसको लिखे थे हम लोग,
एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर कोई इलिप्स होगा तो एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एट अध्याय में सब बताया गया आपको। अगर कोई हाइपरबोला होगा तो एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो ये सब कोई भी क्या है, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये पूरे कोई भी स्ट्रेट लाइन हो जो ऐसे वाई बराबर एम सी होता है, लेकिन ये भी फोरस पर सी होता है, तो ये कहाँ से जाता है? अगर ये सी का मान 0 हो जाए तो ये कहाँ से गुजरता है? ये ओरिजिन से गुजरता है। ये आप 11th क्लास में पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन। तो कहने का मतलब है कब जितने सारे ओरिजिन से गुजरने वाले, चाहे ऐसे गुजरे ऐसे गुजरे ऐसे गुजरे ऐसे गुजरे, ओरिजिन से गुजरे जितने सारे कर्व होंगे, जितने सारे स्ट्रेट लाइन होंगे, सबको ये दिखाएगा। यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन या डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी है वो पूरे फैमिली ऑफ कर्व्स को बताता है। और उसका जनरल सॉल्यूशन जो है, अब मान लीजिए m का मान कुछ विशेष रूप से दे दिया गया, जैसे 2 दे दिया गया, तो ये किसी एक मेंबर को बताएगा जो यहाँ क्या होगा। मान लीजिए इसका अगर हम बनाते हैं ऐसे सारणी टाइप का, तो x का मान अगर हम 1 रखें तो y का मान 2 होगा। यानी ये 1 और 2 से ये कहाँ से जाएगा? ये x का मान 1 y का मान 2, यानी ये किसी एक पार्टिकुलर यानी किसी एक स्ट्रेट लाइन को बताएगा। लेकिन अगर जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं mx लिख देते हैं, बात समझिएगा, अगर हम mx लिख देते हैं तो ये पूरे मतलब सेंट ओरिजिन से गुजरने वाले जितने सारे लाइन हो सकते हैं उन सबको, मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बतलाता है? फैमिली ऑफ कर्व्स को बतलाता है। लेकिन अब जो जनरल सॉल्यूशन है वो फैमिली ऑफ कर्व्स के किसी एक मेंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कर्व लेंगे, कोई एक कर्व ले लेते हैं, उसके आधार पर आपको बता के समझाते हैं। चलिए कैसे होगा समझिए ध्यान से। जैसे मान लिया जाए हम लेते हैं एक जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। किसी स्ट्रेट लाइन को हम लेते हैं, सीधी रेखा को, सरल रेखा को, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, वो कहां से पास कर रहा होगा? सारा इक्वेशन ध्यान में रखना है। अध्याय 8 का जो थ्योरी बताया गया है आपको उसको ध्यान में रखेंगे। अगर नहीं होगा तो वीडियो अपलोड होगा, आप उसको देख लीजिएगा। सारा इक्वेशन दिमाग में होगा तभी 9.3 आप इसको बना पाएंगे, ठीक है। पासिंग थ्रू, वैसे मैं बनाते समय सब कुछ डिस्कस कर दिए हैं। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, इज गिवन बाय, मान लीजिए कि कोई सरल रेखा है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर ओरिजिन से कोई रेखा पास करता है, कोई भी सरल रेखा, तो उसका जो इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स। याद रखेंगे, ओरिजिन से गुजरने वाले लाइन का, स्ट्रेट लाइन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। अब आपको ये जनरल सॉल्यूशन मान लिया दिया हुआ है और इसकी सहायता से बनाना है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन किसी एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आपको उस पूरे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को बताना है कि क्या होगा। यहां से कोई भी स्ट्रेट लाइन गुजरे ओरिजिन से तो उसका क्या इक्वेशन होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बताना है। चलिए, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, इसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है, इसमें क्या प्रेजेंट है? एम, ए, बी, कुछ भी दे सकता है। तो जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है उसको पहले गिनिए कि वो कैगो है। ये 1 है तो इसका मतलब एक ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। अगर 2 इसमें प्रेजेंट रहेंगे, मान लीजिए ए और बी, दो ए भी है, बी भी है, 2 है तो 2 ऑर्डर का बनेगा। अगर 3 है तो 3 ऑर्डर का बनेगा। तो कैसे बनेगा? तो अगर 1 है तो 1 ऑर्डर का बनेगा, और 1 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब कि उसके इक्वेशन में एक डेरिवेटिव शामिल होगा, एक बार उसको डिफरेंशिएट किया गया होगा। इसलिए आप उसकी संख्या को काउंट कर लें, और काउंट करने के बाद, 1 मिनट, थोड़ा लाइट ऑफ हो गया है, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साफ स्पष्ट समझ में आ ही रहा है। तो चलिए, इसमें कितने नंबर्स हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के? 1। तो जितने होंगे उसको उतना बार डिफरेंशिएट कीजिए। सबसे पहला कार्य आपका यही है। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, और कैसे डिफरेंशिएट करना है? दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, we
गेट। ठीक है, हम पाते हैं कि अरे जब हम x के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y डैश, क्योंकि y का dy बाई dx होगा ना, तो dy बाई dx तो हम क्या लिखते हैं, y डैश। चलिए m कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा तो x बचेगा, और x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dx बाई dx 1 होता है, यानी y डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, m। अब आपको क्या करना है कि यहां से कांस्टेंट, ये जो जनरल इक्वेशन में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाना है, तो वो कैसे हटेगा, m कैसे हटेगा, तो m का ये मान आ चुका है, इस मान को वहां पुट कर दीजिए, हो गया। यानी ये इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे, ये इक्वेशन चलिए मान के चलिए सेकंड कर देते हैं, और लिख देंगे कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, तो y इज इक्वल टू m के जब क्या लिखेंगे, y डैश, और इनटू क्या हो जाएगा, x। अब इसी चीज को थोड़ा सा सजा दीजिए, तो पहले क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स वाई डैश, या इसी को हम लिखेंगे ऐसे, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू, मान लीजिए इसको भी हम उसी तरह से ले लेते हैं, एक साइड ले लेते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस वाई, तो ये हो जाएगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0। जरा ध्यान से इस चीज को देखिए और रियलाइज कीजिए कि ये जो हमारा आया है इसमें कहीं कोई आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, नहीं। अगर कोई भी इक्वेशन आर्बिट्ररी कांस्टेंट से फ्री हो जाए तो समझ जाइएगा कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है, और उसको निकालने का बस एक ही तरीका है। देखिए, एक कांस्टेंट थे तो एक ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आया है, दो कांस्टेंट होते तो दो ऑर्डर का आता, तीन कांस्टेंट तो 3 ऑर्डर का आता। निकालने का तरीका एक मात्र है, जितने इसमें कांस्टेंट होंगे आर्बिट्ररी उतना बार डिफरेंशिएट करना है, और करने के साथ साथ आपको ये दिमाग लगाना है कि करना तो है ही, ऐसा उसमें कुछ कैलकुलेशन किया जाए कि वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट वहां से हट जाए। जैसे यहां मैंने डिफरेंशिएट किया तो हटा नहीं ना, यहाँ तो m का मान m तो है ही, तो हमें क्या करना होगा, इस m के जगह पर जो मान आया है उस इक्वेशन में m की जगह रख देंगे तो हमारा हट जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पूरे एक्सरसाइज 9.3 में काम करना। अच्छा, ये जो आया है ये क्या आया है, तो ये हमारा है दिस इज द रिक्वायर्ड, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, गिवन स्ट्रेट लाइन या गिवन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गिवन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब कि जितने भी मूल बिंदु से गुजरने वाले सरल रेखा होंगे उन सब के परिवार को दिखाने वाला जो हमारा अवकल समीकरण है वो ये है, स्ट्रेट लाइन। ये हमारा आंसर होगा। यानी आपको इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस डील करने हैं, बारी बारी से लेना है, उसमें जितने सारे कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे कैलकुलेट करना है, क्या वो है उतना बार उसको डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करेंगे तो या तो अपने आप हट जाएगा, और नहीं हटेगा तो उसके जगह पर उसके मान को पुट कर दीजिएगा तो वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 9.3 का थ्योरी है, बस इतना ही है। हाँ, एक नोट दिया है, वो नोट क्या है उसको जरा देख लेते हैं, उसके बाद 9.4 का थ्योरी देखते हैं। बस बहुत छोटा छोटा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन ज्यादा है। एक मिनट, फोन ना इसी टाइम पे आता है एकदम देख करके, सब टाइम जानने के बाद ही फोन करता है सब इसी में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, हो गया। तो 9.4 का थ्योरी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके पहले जो नोट था वो मैं नोट आपको बता देता हूँ। नोट में आपको यही जानना है कि जो जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है, नोट नंबर फर्स्ट में कि जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ एनी कर्व रिप्रेजेंट द ओनली वन मेंबर ऑफ that
फैमिली ऑफ कर्व्स। और सेकंड जो नोट है वो ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एनी कर्व रिप्रेजेंट द ईच मेंबर ऑफ डेट, देखिएगा वहां पे ऑफ छूट गया है, आप लिख लीजिएगा, ऑफ डेट फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स। देखिए इसमें जो लिखा गया उसका कुछ मीनिंग है जो आप समझ लीजिए। इसमें स्पष्ट दो चीज लिखा गया है। पहला चीज ये बताया गया है कि फैमिली ऑफ कर्व्स, ये जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो केवल एक सदस्य को रिप्रेजेंट करेगा। किसके एक सदस्य को? तो जिसके कर्व को हम, जिस कर्व के फैमिली को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे उसके केवल एक मेंबर को बताएगा। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? वो किसी भी जो कर्व का फैमिली है उसके प्रत्येक मेंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अभी मैंने फिगर जो बताया था कि अब मान लीजिए कि ओरिजिन है, ओरिजिन से बहुत सारे स्ट्रेट लाइन गुजरेंगे, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे भी जा सकता है, कुछ ऐसे भी जा सकते हैं, कुछ ऐसे भी जा सकते हैं। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तो वो इस ओरिजिन से गुजरने वाले हर एक मेंबर की को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मतलब सारे स्ट्रेट लाइन के फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर जो जनरल सॉल्यूशन है वो किसी एक मेंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो किसी एक को दिखाएगा। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन उस फैमिली के जितने सारे मेंबर है उन सबको रिप्रेजेंट करता है। बस यही बात है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, जनरल सॉल्यूशन किसी एक मेंबर को रिप्रेजेंट करता है और डिफरेंशियल इक्वेशन ईच मेंबर को, मतलब प्रत्येक सदस्य को रिप्रेजेंट करता है। बस यही है आपका 9.3 का थ्योरी। और इसके बाद एक्सरसाइज आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। बहुत इजी है, बहुत आसान है। चलिए देखते हैं 9.4 की बात करते हैं। 9.4 के लिए आपको सबसे पहले, अभी तक आपने पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, उसके बाद बताएगा उसके सॉल्यूशन के बारे में, फिर बताएगा सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, जनरल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। फिर उसके बाद अब जो है आपको ये पढ़ना है कि हम उसको सॉल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन फाइंड करने के कुछ तरीके हैं। और वैसे भी आपको पता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन बताया गया है उसके कुछ डिग्री और कुछ ऑर्डर होते हैं। तो अभी आपको 12th क्लास तक फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व करने के तरीके पढ़ने हैं। वैसे आगे हायर क्लास में आप उसको देखेंगे। अभी क्या पढ़ना है हमें अभी पढ़ना है मेथड्स। ठीक है, ये टॉपिक उसमें छूट गया होगा नोट्स में, आप उसको लिख लीजिएगा। मेथड टॉपिक का नाम से छूट गया होगा, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। ठीक है, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हमें आज क्या सीखना है? और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहीं से प्रश्न उठेगा। एक क्वेश्चन या तो 3 तरीके आपको पढ़ने, एक 9.4 में, एक 9.5 में, एक 9.6 में। 3 विधियां आपको सीखनी है यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो उन तीनों विधि में से कोई एक क्वेश्चन दे सकता है। अधिकांश तो तीसरा जो विधि है जिसको 9.6 में पढ़ेंगे वहां से क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। वैसे कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है, पहले और दूसरे विधि में से भी दे सकता है। पहले विधियां जान लें। पहला जो विधि का नाम है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्ट में इसको डीई बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन विथ, ठीक है, विथ वेरिएबल सेपरेबल, विथ वेरिएबल्स सेपरेबल। ठीक है, चलिए पहला मेथड का नाम है कि डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। मतलब वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल्स जो उसमें प्रेजेंट हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में उसको सेपरेट करना, उसको अलग अलग करना। जैसे x और y दोनों रिप्रेजेंट होंगे, उसमें प्रेजेंट होंगे, तो क्या करेंगे, x को एक तरफ और y को एक तरफ और उसको कर देंगे इंटीग्रेट। हो गया मेरा काम, बस सिंपल। आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा।
चलिए तो हम आपको इसको दिखाते हैं, लिखना कैसे है। सबसे पहले आपको ये मान के चलना है, लिखेंगे कि इट इज अ मेथड, ये एक ऐसा बहुत आसान विधि है ये, इट इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग, इट इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग द फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। माने इस विधि का प्रयोग क्या किस लिए करते हैं, तो यह एक ऐसा विधि है जिसका प्रयोग हम लोग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। कैसे करना है तो उसका एक तरीका सीखिए। मान लीजिए मैं लिखता हूं नीचे में ऐसे लेट करके, माना कि लेट, एक ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का हो, लेट अ फर्स्ट डिग्री, लेट अ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म। मान लिया जाए कि कोई एक ऐसा फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है, उसका रूप कैसा होगा, तो उसका रूप होगा मान के चलिए इस तरीके से, उसमें एक डेरिवेटिव शामिल होगा dy बाई डी एक्स है ना, और उसके बाद कोई फंक्शन दिया होगा इधर साइड में x, y करके। थोड़ा समझिए मैं जो लिख रहा हूं उस चीज को। क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन उसी को बोलते हैं जिसमें डेरिवेटिव शामिल हो। डेरिवेटिव का मतलब उसमें dy बाई डी एक्स होना चाहिए। दूसरी चीज, उसके इक्वलिटी में एक साइड में या उसी साइड कहीं भी कुछ ऐसे फंक्शन दिए होंगे। अब देखिए जैसे आप fx अगर मैं कहूं तो fx का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा फंक्शन जिसमें चर राशि x होगा। लेकिन यहां मैंने क्या लिखा है fxy, इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा फंक्शन जिसमें चर राशि के रूप में x और y दोनों होगा। क्या आप समझ रहे हैं इस चीज को, ठीक है। चलिए तो आपको क्या करना है कि जो फंक्शन दिया गया है उसमें x और y दोनों है, तो आप x और y दोनों को अलग अलग कीजिए, इसीलिए इसका नाम पड़ गया वेरिएबल सेपरेबल। यानी आपको इस मेथड में क्या करना है कि दिए गए फंक्शन के वेरिएबल को सेपरेट करना है, x को अलग y को अलग। अब उसको कैसे करेंगे ये क्वेश्चन देके पता चलेगा, अपने आप हो जाएगा, मैं दिखा दूंगा एग्जांपल। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपको कि उस फंक्शन को ऐसे ब्रेक कर देना होगा कि x वाला फंक्शन अलग हो जाए और y वाला फंक्शन अलग हो जाए। मान लीजिए इसमें दो फंक्शन हो तो x वाला अलग हो गया, मान लीजिए gx, और y वाला अलग हो गया hy। मान लीजिए कोई फंक्शन हो गया gx जिसमें x केवल होगा और एक होगा hy जिसमें केवल y होगा। जैसे ही आप इसे अलग करेंगे तो उसके बाद का जो मेथड ये है कि अब x वाला को एक तरफ y वाले को एक तरफ, अभी तो केवल ब्रैकेट किए, अब इसके बाद x वाले को एक साइड y वाले को एक साइड। अब x वाले को एक साइड करने का मतलब क्या है कि x इधर है तो x वाला इधर कीजिए, y इधर है तो y वाले को एक साइड कीजिए। और करना कैसे है ध्यान से सुनिएगा। चलिए dy इधर है, hy को इधर ले आइए, hy गुना में इधर आए तो क्या होगा, 1/में hy, dy इधर रहने दीजिए। और इधर क्या है gx, तो dx को इधर कर दीजिए। और पता है आपको कि जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन दिया रहता है और फंक्शन को हम लोग x के y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं dx लिखते हैं, या अगर y है तो dy लिखते हैं। थोड़ा मेरी बात को समझिएगा, कभी भी dx और dy बटा में नहीं होगा। ये फंक्शन का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, वो बटा में हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, लेकिन ये हमेशा ऊपर होता है, इसलिए dy और dx हमेशा ऊपर होना चाहिए। ऊपर होने का मतलब जैसे ये नहीं कि हम dy को इधर लेके चले जाए, dx ऐसे ही छोड़ दे, तो ये कैसा फॉर्म हो जाएगा, अगर इधर छोड़ देते हैं सपोज किया जाए तो dx ऐसे रहेगा 1/dx, तो और gx इधर आएगा तो 1/gx हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट कैसे कीजिएगा, गलत हो जाएगा ना। इसलिए क्या कह रहे हैं हम, ध्यान सुनिए, dy और dx में से y वाले को y के तरफ, x वाले को x के तरफ। लेकिन कैसे डिसाइड होगा कि कौन किधर जाएगा, तो ध्यान रखिए दोनों dy और dx ऊपर साइड होना चाहिए। ऊपर साइड का मतलब dy ऊपर में है ही, ठीक है, इधर dx जो बटा में है उसको ऊपर भेज दीजिए,
मतलब उस साइड भेज दीजिए। तो उस साइड जाएगा तो dx इधर आ गया, dy इधर भी आ गया, तो y वाला इधर है तो y वाले फंक्शन को y की तरफ, और x इधर है तो x वाले फंक्शन को x की तरफ। ठीक है, और जब इतना आप कर देंगे तब जाके आपको लिखना है कि नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। तो लिखेंगे, थोड़ा मैं हटा देता हूं इस चीज को, क्या कर देंगे हम लोग, लिखेंगे इसके बाद कि नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आ रहा ना पूरा, इंटीग्रेट करने पर वी गेट, हम पाते हैं कि, तो जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ऐसे लिखिएगा 1/hy, मतलब एक ऐसा फंक्शन होगा इसमें y होगा, इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और इधर क्या है gx, एक ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल x होगा और इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। और जब आप इसको इंटीग्रेट करें तो कोई मान आएगा, मान लीजिए इसको इंटीग्रेट करने पर आ गया hy, चूंकि y में है तो y में ही आएगा, और इधर करने पे मान लीजिए कि x में आएगा तो मान लीजिए gx, कुछ भी कैपिटल में दिखाए थे फंक्शन को, जो भी इंटीग्रेट करने के बाद आए। और एक बात और पता है आपको कि इंटीग्रेट करने के बाद कुछ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग लगाते थे, क्योंकि ये तो इनडिफिनिट है, डिफिनिट तो है नहीं। डिफिनिट जब होता था तो हम उसमें क्या लगाते थे, उसमें वैल्यू देता था लिमिट का, तो हम उसको रख देते थे, सी नहीं लगाते थे। लेकिन जहां इनडिफिनिट आए वहां सी लगता है, तो इधर भी इंटीग्रेशन हुआ है, इधर भी इंटीग्रेशन हुआ है, तो किधर सी लगाए। तो ध्यान रखिए हमेशा जो x होगा उसके तरफ हम लोग c को लिखेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमेशा, यानी x इधर है तो x के साइड ही हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट को यूज करेंगे। ठीक है, यही हमारा तरीका है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड द्वारा सॉल्व करने का। ठीक है, कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं है, एक दिखाते हैं एग्जांपल से, इसको हम लिख देते हैं लास्ट में, दिस इज द, यही हमारा है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इस प्रकार से 9.4 का जो थ्योरी है वो भी समाप्त हुआ, बस क्योंकि इसमें वेरिएबल मेथड का ये मेथड का तरीका बताया गया, प्रोसेस बताया गया। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान के चलिए समझ गए, एक सपोज कीजिए कि कोई फंक्शन दिया है dy/dx इज इक्वल टू y/x। चलिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें dy/dx शामिल है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मैंने क्या कहा आपको, सबसे पहले आप दिए गए फंक्शन में y और x को ब्रैकेट कीजिए, अलग अलग कीजिए तो स्पष्ट, ओफो ठीक है, ये तो ऐसे ही अलग अलग दिख रहा है dy/dx, तो ठीक है, ये y अलग 1/x अलग, ये तो ऐसे ही अलग अलग है। तो करना क्या है, तो कुछ नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, जब अलग अलग कर दिए तो x को x की तरफ, y को y की तरफ। चलिए dy तो इधर रहेगा ऊपर में, तो y को एक साइड कीजिए, इधर y आ जाएगा बटा में, और इधर x वाला उधर जाएगा तो x वाले को इधर छोड़ दीजिए, x को एक तरफ, y की देखिए y की तरफ y, x की तरफ x। अब जैसे ही हो गया उसके बाद क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट। चलिए 1/x का क्या होता है log x, 1/y है, y के रिस्पेक्ट में ही करना ही है तो क्या हो जाएगा log y। इधर 1/x का क्या होगा log x, और मैंने क्या कहा आपको कि आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन किधर लगाना है, x के साइड, तो x के साइड क्या लगा देंगे c। ठीक है, कोई दिक्कत, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन एक चीज और, ये मैंने एक एग्जांपल लिया था, अब याद रखोगे, अगर कभी कभी ना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी बड़ा दिमाग से लगाता है, अगर सब जगह लॉग में ही फंक्शन आ जाए तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी log c लिखना, ध्यान से सुनो। अगर सब जगह कुछ मान, जैसे कि यहाँ पे आ जाता 2y आता, यहाँ पे x आता, तो ऐसे ये जनरल हो गया, आंसर हो गया। लेकिन अगर सब log में आए तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ना log में ही लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, ताकि उसको सॉल्व करके कुछ छोटा रूप निकाल सकते हैं, ये एक तरीका है। ठीक है, जनरल तरीका क्या है कि कोई भी फंक्शन आए हमें c लिखना है x की तरफ, हमारा आंसर हो जाएगा बस। लेकिन अगर सारे फंक्शन में log 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 दिखे तो हम उस कंडीशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी log के ही फॉर्म में लिखेंगे, और इसके बाद थोड़ा एक लाइन इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा log y। ये देखिए log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log m इंटू n। आप तो पढ़े हुए हैं ना, log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log m इंटू n। log log कैंसिल, यानी y इज इक्वल टू x से लिखिए चाहे cx लिखिए, ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। समझ गए, कोई दिक्कत,
सी आ गया ना, कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन भले ही है लेकिन ये यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के रूप में फॉर्म कर रहा है। तो कोई परेशानी नहीं है, ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न आपको दिए गए हैं, बस आपको x को एक तरफ y को एक तरफ ऐसे करके दोनों अलग अलग करेंगे, करके इंटीग्रेट करेंगे, बस और कुछ नहीं है। अब देखिए दूसरा जो मेथड है वो जहां पे ये मेथड नहीं लगेगा, जैसे कभी कभी ऐसा कुछ फंक्शन होगा, 9.5 की मैं बात कर रहा हूं। अब कितना मिनट हुआ होगा? अभी तो 6:15 हो रहा है, मैं 9.5 बता दूंगा अभी, ठीक है? देख लिए तीनों एक ही साथ 30 मिनट, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात ध्यान सुनिए, मेरे कहने का मतलब कभी कभी जैसे यहाँ पे y और x अलग अलग ब्रैकेट हो गया दो फंक्शन के रूप में, कभी कभी y और x अलग नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो जब अलग नहीं हो पाएगा तो वो इस मेथड से कैसे बन पाएगा? तो वहां पर ये मेथड फेल कर जाएगा। तो वहां पर सेकेंड मेथड जो है होमोजीनियस का वो हम यूज करेंगे। जहां वो भी फेल कर जाए, उसका भी कुछ कंडीशंस है, जहां फेल कर जाएगा तो हम तीसरा मेथड यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि तीनों में से कोई लगा देंगे कहीं भी, वो पता चल जाएगा। जहां लगेगा देखने से अलग अलग हो रहा है तो बस सेपरेबल मेथड लगा दो, जहां लगता है नहीं होता तो होमोजीनियस लगाओ, ठीक है? चलो वो देखते हैं कहां होमोजीनियस लगेगा, कैसे होगा। सेकेंड मेथड जो है 9.5 के लिए, अब जो थ्योरी है 9.5 के लिए, चलिए सारा थ्योरी आपको भेजी गया था पीडीएफ में, वो आप उसको नोट कर लिए होंगे, तो देखिए छोटे छोटे सारे हैं। चलिए 9.5 इसके लिए थ्योरी जो है वो सबसे पहले होमोजीनियस के लिए है, सेकेंड मेथड, ठीक है? तो इस मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि जो होमोजीनियस होगा उसी को इस मेथड से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? बंद कर दीजिए तो रूम, ठीक है? चलिए तो फर्स्ट मेथड क्या था? सेपरेबल मेथड। सेकंड में क्या है और थर्ड में क्या है, दोनों नाम जान लीजिए, क्योंकि थर्ड वाला आज नहीं हो पाएगा लग रहा है, वैसे कोशिश करते हैं, बहुत छोटा वो भी है। सेकंड वाला जो मेथड है वो है होमोजीनियस, ठीक है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और तीसरा जो है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? बात समझिए, मतलब इसमें क्या है, ये है समघातीय, नाम से ही स्पष्ट होगा, समघातीय। आप पढ़े होंगे समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, वहां पे होमोजीनियस हेटेरोजीनियस आया था, ठीक है? होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, तो समघातीय यहाँ पे घात के रूप में चुके हैं, समघातीय अवकल समीकरण। और एक है लीनियर का तो जानते ही है, रैखिक अवकल समीकरण। थोड़ा समझ लीजिए, पहला क्या था? सेपरेबल मेथड, अलगाव विधि, अलग विधि, तो हम उस मेथड से सॉल्व किए, ठीक? अब है हमारे सामने दो और मेथड, जब वो सेपरेट नहीं हो पाएगा, अलग अलग विस्थापित नहीं हो पाएगा, तो हमें चेक करना होगा कि क्या वो कहीं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हुआ कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसमें x और y का जो डिग्री होगा, जो घात होगा, वो सब जगह बराबर होगा। सब जगह बराबर मतलब जैसे अगर ऊपर में मान लीजिए बटा के रूप में कुछ दिया है, तो ऊपर में जितना अगर 2 घात वाला तो नीचे भी 2 घात वाला होगा। घात वो अपने पता चल जाएगा, देख के मैं दिखाऊंगा आपको। अगर घात सेम है, सम घात वाला है, मतलब दोनों का पावर सेम है, डिग्री सेम है, तो हम उसे इस सेकंड मेथड से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? और तीसरा क्या है, वो लीनियर के रूप में होगा, लीनियर फॉर्म में होगा। लीनियर फॉर्म का भी आपको एक तरीका दिखाएगा, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में होगा, ठीक है? तो इन तीन अलग अलग तरीकों से हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबका अलग अलग पैटर्न है। अगर अलग हो पा रहा है तो सेपरेबल मेथड 9.4, अगर सेम डिग्री वाला है, होमोजीनियस है, तो उसको हम बनाएंगे 9.5 की सहायता से, और अगर वो लीनियर फॉर्म में है तो वो बनाएंगे 9.6 की सहायता से। और यही इक्वेशन 9.6 वाला से ज्यादा प्रश्न पूछता है, ज्यादा चांसेस होते हैं। चलिए अब फिलहाल हम लोग बात करते हैं सेकेंड मेथड में, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कैसे इसमें सॉल्व करते हैं, इसका क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले जाने तो सही होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे क्या होता है, क्या उसका फॉर्म है, ठीक है? चलिए तो सबसे पहले हम जानेंगे होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस, GENEOUS, होमोजीनियस फंक्शन, समघातीय फलन, समघातीय फलन।
ठीक है, चलिए होमोजेनियस फंक्शन किसको कहेंगे, और मैं जहाँ कहता हूँ ना उसको आप नोट्स में जरूर सुधार लेंगे। जब वीडियो देखेंगे मैंने जहाँ टिक किया आप नोट निकाल करके, हो सकता देखिए वो एक स्टूडेंट के द्वारा लिखा है, मैंने बोला कुछ और वो कुछ और लिख लिया, तो वहाँ थोड़ा सा आप सुधार कर लेंगे उसको। ठीक है, चलिए देखते हैं। वैसे थोड़ा बहुत मिस्टेक तो होता ही है, मान लीजिए आप बोले कुछ और, अब मान लीजिए बोले टू, वो सोचेगा टी ओ लिखें कि टी डब्ल्यू ओ लिखें, अब क्या बोलोगे, तो वो तो सेंस से पता चलता है, तो उतना दिमाग नहीं लगा पाए बेचारा। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग 9.5 के लिए। तो सबसे पहले होमोजेनियस फंक्शन, तो देखिए कैसे बोलते हैं होमोजेनियस फंक्शन, लिखा है कि अ फंक्शन एफ एक्स वाई, इसका मतलब चलिए ना, एक ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स और वाई दोनों ही शामिल हो चर राशि, तो इज सेड टू बी होमोजीनियस, ठीक है, इट्स सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन। अब देखिए फंक्शन को दो तरीके से लिखा था, वहां पे आप सुधार लेंगे, या तो ऐसे लिखते हैं या शॉर्ट में लिखना तो एफ एन लिख दीजिए, हो गया फंक्शन, क्या उसमें आप दिमाग लगाना है, वो एफ यू एन लिख करके लिखा है, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ। अब समझिए, मतलब ये कह रहा है कि कोई भी फंक्शन जिसमें x और y दो दो चर राशि उपस्थित हो उसे होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे n डिग्री का। कितने डिग्री का? n डिग्री का। कब? यदि इसके दो शर्तें हैं, दोनों में से कोई एक लागू होना चाहिए। शर्त नंबर 1, पहला शर्त यह है कि n डिग्री का कब कहेंगे, ध्यान सुनिए, n डिग्री का कब कहेंगे, जब हम उस फंक्शन में, ध्यान से, जब हम उस फंक्शन में x और y के जगह पर, मान लीजिए कैपिटल F होगा, सपोज कीजिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है, जब हम उस कैपिटल जो फंक्शन दिया गया है x और y के फॉर्म में, जहां जहां x है वहां वहां लेमडा x रखे, जहां जहां y है वहां वहां लेमडा y रखे, और रखने के बाद जब उस फंक्शन को सॉल्व करें तो लेमडा सब जगह से बाहर आ जाए और उसका पावर n हो। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, लेमडा सब जगह से बाहर आ जाए और उसका पावर n हो, ठीक है, और फिर फंक्शन जस का तस प्राप्त हो जाए, तो हम कहेंगे कि दिया गया फंक्शन n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। बात समझिए, जैसे मान के चलिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूं तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सरसाइज का ही। जैसे मान लीजिए आपको लिखा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बटा में एक्स, सपोज किया जाए। ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक फंक्शन है, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब बताइए यहाँ पर सेपरेबल मेथड लगेगा क्या? आप इसको सेपरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब इसको आप सेपरेट करेंगे तो x बटा में x प्लस वाई बटा में x, ये तो हो गया 1, ये हो गया y बटा में x। अब इसको आप कितना भी दिमाग लगाओगे, एक तरफ x एक तरफ y नहीं होगा। देखो 1 प्लस है, ये नहीं होता तो हो जाता है, x को x तरफ y की तरफ, लेकिन ये 1 प्लस है, कैसे आप इसको करोगे? करना ट्राई, नहीं हो पाएगा, तो वहां पर सेपरेबल मेथड नहीं लग पाएगा। तो यहां जब सेपरेबल मेथड नहीं रहेगा तो हम चेक करना होगा कि क्या ये होमोजेनियस है। हाँ है, तो चेक कीजिए, देखिए कैसे, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, सब जगह घात सेम है, यानी होमोजेनियस है। देख के ही पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी एक तरीका है दिखाने का। उसको कैसे दिखाते हैं ये देखिए। तो आपका फंक्शन क्या है यहाँ पे, ये आपका फंक्शन है, तो फंक्शन आपका है एफ एक्स वाई में क्या है, x प्लस वाई बटा में x, ठीक है। और इस फंक्शन को आपको चेक करना है कि होमोजीनियस है या नहीं है। तो उसके चेक करने का तरीका आपको अभी भी बताया गया कि इस फंक्शन में जहां पर x और y है वहां पर लेमडा x और लेमडा y रखिए, ठीक है, लेमडा x और लेमडा y रखिए। ये देखिए, तो हम x के जगह पे लेमडा x, y के जगह पे लेमडा y, जहां जहां है वहां वहां रखेंगे। चलिए ऊपर से लेमडा कॉमन निकल जाएगा तो x प्लस वाई, नीचे में लेमडा x, ठीक है। ये लेमडा से लेमडा काट दीजिए, या एक और तरीका है, नहीं काटिएगा अगर तो आप ऐसे कीजिएगा, लेमडा का पावर 1 है, लेमडा का पावर 1 है, तो अब पता है कि a के पावर m बटा में a के पावर n, तो क्या होता है बटा में a के पावर m माइनस n, यानी लेमडा का पावर 1 और लेमडा का पावर 1, तो 1 में
में से 1 जाएगा 0, लेमडा का पावर 0, पता ही है किसी का पावर 0 1 होता है। अच्छा जी, हम नहीं यहाँ कट क्यों नहीं रहे, इसका तरीका कहाँ क्या बता रहे हैं हमको। और बचा क्या, x प्लस वाई बटा में x, यानी लेमडा का पावर 0 और ये फिर से आपका आ गया फंक्शन यानी एफ एक्स वाई। ये देख लीजिए आपका ये पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेमडा एफ एक्स वाई रखने पर वहां पे मतलब फंक्शन में x और y के जगह पे लेमडा x लेमडा y रखे, अपने आप लेमडा बाहर आ गया और एफ एक्स वाई आ गया, यानी ये होमोजीनियस फंक्शन है। क्यों, और एक बात और, कितने ऑर्डर का है, यहां देखिए पावर, अगर 0 है तो 0 ऑर्डर का है, अगर 1 होगा तो 1 ऑर्डर का, 2 है तो 2 ऑर्डर का, 3 है तो 3 ऑर्डर का, n होगा तो n ऑर्डर का। बात समझ आ रही है। अब सुनिए, तो अगर ऐसा फॉर्म आ जाए तो n ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। और होमोजीनियस फंक्शन, अब देखिए, अब अगर मैं इसको काट देता, सपोज कीजिए काट देती, तो क्या होता, 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1 का मतलब ये ना लेमडा का पावर 0, मैं लिखा सकता था ऐसे भी। मुझे घात देखना था कि वो कितने डिग्री का है, क्योंकि ये 0 आ गया तो 0 डिग्री का ये होमोजेनस फंक्शन है, अगर 1 आएगा तो 1 डिग्री का होमोजेनस फंक्शन है, 2 आएगा 2 डिग्री का है। तो आप समझ गए कैसे चेक करना है, वो देख के भी पता चल जाएगा, लेकिन प्रश्न में देखने से पता नहीं चलेगा, या देखने से काम नहीं चलेगा, वहां पे बना के दिखाना है आपको। वहां क्वेश्चन कहेगा कि पहले आप इसको दिखाइए कि होमोजेनस फंक्शन है, और अगर होमोजेनस फंक्शन है तो फिर इसको आप होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला फॉर्म से इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए। और एक बात और, एक तो ये तरीका है पहला नंबर, पहला तरीका क्या बताया गया कि दिए गए फंक्शन में आप x और y के जगह पर लेमडा x लेमडा y रखिए, और रखने के बाद उसको देखिए कि वो लेमडा n इंटू एफ एक्स वाई के रूप में आ रहा है कि नहीं, मतलब अपने आप लेमडा बाहर आ जाएगा और फंक्शन चुपचाप बच जाएगा। तो आप कहेंगे कि हाँ ये क्या है, तो होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, दूसरी चीज ये किसके लिए, फॉर नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, फॉर नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब कि वहां जो अचर राशि उपस्थित होगा वो शून्येतर होगा, शून्येतर का मतलब 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहां पे अपने आप देखेंगे यहाँ कट जाएगा, n का मान नॉन जीरो आएगा, नॉन जीरो का मतलब 0 नहीं आएगा, वो अपने कुछ सॉरी क्या बोलते हैं, नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब है कि यहाँ पे जो भी कांस्टेंट आएगा वो कुछ ना कुछ अंक के रूप में आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे 0 आ जाए तो 0 से गुना का सब 0 हो जाएगा ना, 0 नहीं होगा, बल्कि लेमडा का पावर 0 होगा, ये 0 नहीं होगा, इसका मान 1 होता है ना, और 0 को का मतलब कोई होगा ही नहीं तो खत्म हो जाएगा। चलिए, एक तो ये तरीका है, इसी में एक और तरीका है, ऐसा होगा तब भी होमोजेनियस। सेकेंड में क्या कहता है कि अगर मान के चलिए कि वो फंक्शन में हम लेमडा एक्स लेमडा वाई ना रख करके हम उस फंक्शन को इस प्रकार से बनाएं कि वहां पे अपने आप, अब ध्यान से, अगर एक्स वाई, एक्स पहले हो वाई बाद में, ध्यान से, और वहां पे हम लोग ऐसे अगर उस फंक्शन को कन्वर्ट कर दें, एक फंक्शन आ गया, मान लीजिए फंक्शन आया, उसको हम जी मान लिए, जी एक्स मान लिए, एच एक्स मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं, मेरी मर्जी। अब देखिए y बटा में x के फॉर्म में, मतलब हम क्या करेंगे, सब जगह x से डिवाइड कर दे। ठीक है, सारे फंक्शन में x से डिवाइड कर दे तो वहां पे अपने आप x का पावर कुछ ना कुछ बचेगा। और अगर सब जगह हम क्या कर दें, या अगर सब जगह y से डिवाइड कर दें, तो जो फंक्शन है हम एच एक्स बोलते हैं उसको, सब जगह y से डिवाइड करें तो यहां पर क्या होगा, y के पावर n हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, और यहां पे देखिएगा उस कॉपी में उस बच्चा n लिख दिया है, या h होगा। ठीक है, मेरी बात को समझिए, दो तरीके से पता लगा सकते हैं। पहला तरीका ये है कि या तो आप x और y की जगह पे लेमडा x लेमडा y रखिए, फिर लेमडा देखिए जो बाहर निकलता है उसका डिग्री क्या है, जितना डिग्री का होगा वो उतना डिग्री का जो है कि नहीं होमोजेनियस फंक्शन होगा। दूसरा तरीका ये है कि उस दिए गए फंक्शन में या तो x से डिवाइड कीजिए या y से डिवाइड कीजिए। अगर x से डिवाइड करेंगे तो आपका जो फंक्शन आएगा वो y बाई एक्स के फॉर्म में आएगा, और यहाँ पे x चूंकि डिवाइड किए हैं तो x के फॉर्म में ही कुछ पावर के रूप में बचेगा, और यहाँ n का मान जो रहेगा उतना ऑर्डर का कहलाएगा। मैं इसको बना के दिखाता हूँ एक से। और अगर मान लीजिए आप x से ना डिवाइड करके y से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो y से डिवाइड करते तो यहाँ y के रूप में बचेगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे वही जो मैंने अभी लिखा था dy बाई डी एक्स, सपोज कीजिए ये आपका फंक्शन था x प्लस वाई बटा में x। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फंक्शन क्या है आपका, एक्स वाई क्या है, फंक्शन क्या है, x प्लस वाई बटा में x।
अब हम अगर सब जगह क्या कर दें, x से डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, x में x से डिवाइड, y में x से डिवाइड, x में x से डिवाइड, सब जगह x से डिवाइड कर दें। ध्यान से देखिएगा, तो ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या बताइए, 1 प्लस वाई बाई एक्स बटा में 1, बटा में 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो 1 प्लस वाई बटा में x। अब बताइए, आप बोलते हैं जी, कोई फंक्शन बोलते हैं fx फंक्शन बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई फंक्शन आप fx बोलते हैं, इसका मतलब कि उसमें चर x होगा, होगा कि नहीं होगा। वैसे ही यहां जो फंक्शन आपका आया है, इसमें चर क्या है, y बाई एक्स है, तो हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, जी वाई बाई एक्स बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, एफ एक्स बोलिए, मान लीजिए एफ बोलते हैं, चलो एफ, अरे एफ जी एच, ये इससे बहुपद को दिखाते हैं भाई, मेरे फंक्शन को दिखाते हैं, हम यहाँ जी बोले, चूंकि एफ मान लिए ना तो जी ले लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन वाई बाई एक्स के फॉर्म में आया कि नहीं आया, आया। और ये बताइए यहाँ पर जो कुछ बचा नहीं है, मतलब वहां पे अगर मैं उसको दिखाना चाहूं तो यहाँ x का कुछ पावर है नहीं है, चूंकि सब कट गया है, तो यानी कि नहीं है, इसका मतलब x का पावर 0 है, क्योंकि x का पावर 0 1 हो जाएगा, यानी ये 0 ऑर्डर का है, और चूंकि इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं इसलिए ये होमोजेनियस फंक्शन है। ऐसे अगर y में डिवाइड करते तो x बाई वाई के फॉर्म में आता, और यहाँ पे जो होता वो y का पावर होता। तो लेमडा लगा रहे हैं, तो लेमडा का पावर देखकर डिग्री फाइनल करेंगे, x से डिवाइड करेंगे तो x के पावर देखकर डिग्री डिफाइन करेंगे, y से डिवाइड कर रहे हैं तो y का पावर देख के उसका डिग्री डिफाइन करेंगे। और जैसे ही हम लोग इन तीनों में से किसी एक रूप में व्यक्त कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारा दिया गया फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है n ऑर्डर का, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी, होमोजेनियस फंक्शन भैया देख के पता चल जाएगा, सब जगह जितने सारे उसमें टर्म्स हैं सारे के पावर जोड़िए, सबका पावर से अलग अलग जोड़िए, सबका सेम आ रहा है, तो आप समझिए कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन समघातीय है। एक एग्जांपल आपको देते हैं और पूछते हैं कि वो है कि नहीं है, देखिएगा तो देख के पता चल जाएगा। होमोजेनियस समझ गया, एक मैं एग्जांपल सिर्फ देखता हूं समझने के लिए। जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन लेते हैं, लिखा है एक्स स्क्वायर, पहला क्वेश्चन है एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज का प्रश्न है, पहला प्रश्न, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, दिए गए फंक्शन को dy बाई डी एक्स और समथिंग, मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन, इस रूप में उसको करना होगा। तो पहले देखिए dy है, यहाँ dx है, तो dy बाई डी एक्स को एक तरफ कर देंगे, dy यही रहेगा, dx एक तरफ ले आ देंगे, और बाकी सारे फंक्शन को एक तरफ कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा। क्योंकि पता है कि हमें क्या करना है, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना होगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव चाहिए, dy और dx नहीं चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए, डेरिवेटिव तो dy बाई dx चाहिए। तो dy इधर था, dx इधर था, तो उसको पहले एक तरफ किया तो dy बाई dx आ गया, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब जब बन गया तो dy बाई dx इक्वल टू इतना आया, और यही हमारा फंक्शन है। फंक्शन को देखिए, प्रत्येक पद का घात चेक कीजिए, और आप तो फिजिक्स पढ़े हैं भाई, फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन जो 11th क्लास का फर्स्ट ईयर चैप्टर है, वहां पे आपको एक पढ़ाया गया होगा समघातता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वहां पे बताया गया है कि कोई भी सूत्र, कोई भी चीज कब सत्य माना जाता है, जब उसके प्रत्येक घात का जो डायमेंशन होता है वो सेम होना चाहिए। वैसे यहाँ पर भी डायमेंशन मतलब वही, तो पावर तो देखते थे, पावर को ही डायमेंशन बोलते हैं फिजिक्स की दुनिया में, ठीक है। यहाँ पे देखो तो क्या है, कितने टर्म है, 1 2 3 4 टर्म किसको बोलते हैं, जो प्लस माइनस से अलग हो। प्रत्येक टर्म का पावर देखो ना भाई, इसका भी पावर 2, इसका भी पावर 2, इसका भी पावर 2, इसका पावर 1, इसका पावर 1, 1 1 2, सबका पावर सेम है, सारे टर्म्स के पावर सेम है, इसका मतलब ये समघातीय है, समघातीय तो इस विधि से बनेगा। अब अभी विधि नहीं बताया गया है, अभी तो सिर्फ ये बताया गया है कि आपको पहचानने आ जाए कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। अब अगर होमोजीनियस होगा तो उसका स्टेप्स क्या होगा, वो 2-3 स्टेप्स हैं, उसको हम देखेंगे, पहले ध्यान से इसको समझिए, ठीक है। आगे देखिए, घबराइए नहीं, अब खत्म ही है, 9 खत्म हो गया जी, 3 दिन में 9 एक्सरसाइज खत्म कर दिए, कम बात है क्या। अभी तुरंत हम लोग 9.6 का केवल थ्योरी बचा है, उसको हम आज नहीं बताएंगे तो फिर ओवरलोड हो जाएगा। बस इसको सिर्फ प्रोसेस समझा करके, और 9.6 का वो है बस 1 पेज का, वो तो कल 5 मिनट का काम है, ठीक है। तो पहले आप इसको आराम समझिए होमोजेनियस वाला, चूंकि ये थोड़ा सा समझने वाला ही विषय है। चलिए आगे देखिए, अभी आपने पढ़ा होमोजेनियस फंक्शन, अब आपको पढ़ना है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है।
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी समघातीय अवकल समीकरण। ठीक है, चलिए समघातीय अवकल समीकरण, इसमें लिखता है कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अब देखिए, ऑफ द फॉर्म dy by dx is equal to fxy is said to be homogeneous, देख लीजिएगा आ रहा है ना, homogeneous differential equation। ठीक है, if homogeneous differential equation if fxy is a homogeneous function of डिग्री 0। ये परिभाषा ध्यान से याद रहेगा तभी आप बना पाओगे, वरना आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा होमोजीनियस फंक्शन आप समझ गए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं समझे। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझो। कहता है कि एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस रूप में हो, पहला चीज अभी भी देखियो, मैंने जैसे बताया था, पहला क्वेश्चन जो दिया था जैसे ऐसे दिया था ना, एक्स स्क्वायर एक्स वाई डी वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स, तो ये होमोजेनियस फंक्शन थोड़ा था। हम इसको क्या किए, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ किए, बाकी सारे फंक्शंस को एक तरफ मैंने किया। ठीक है, वही यहां पर कह रहा है कि सबसे पहले दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को इस रूप में ले आइए, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, बाकी सारे फंक्शन एक तरफ। उसके बाद कहता है कि अगर इस रूप में आप कर पा रहे हो तो उसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। लेकिन यहां भी एक शर्त है, कब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, जब वो भाई, चलिए ठीक हो गया। ठीक है, एक मिनट थोड़ा रुकिएगा। ठीक है जी, जल्दी देख लेते हैं। चलिए, मैंने क्या कहा आपको कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में ले आइए, dy बाई डी एक्स और एक तरफ, और फंक्शन जो दिया है एक्स वाई में उसको एक तरफ, और उसको होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। लेकिन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा, जब उसमें दिया गया फंक्शन 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होगा। यानी जैसे अभी आपने चेक किया कि लेमडा एक्स लेमडा वाई रखने पर वो लेमडा एन इंटू एफ एक्स वाई आ जाए, तब उसको बोलेंगे एन ऑर्डर का होमोजेनियस फंक्शन। तो अगर वैसे ही लेमडा का पावर 0 आ जाए, लेमडा का पावर 0 आ जाए, इसका मतलब कि वो सीधे लेमडा पावर मतलब 1, और 1 से गुना करें तो एफ एक्स वाई। यानी अगर लेमडा एक्स लेमडा वाई रखने पर वो फंक्शन के ही बराबर आ जाए, तो हम उसको बोलेंगे कि वो फंक्शन 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। और अगर होमोजेनियस फंक्शन 0 डिग्री का होगा, तभी हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। मेरी पूरी बात को एक बार फिर से सुनिए। सबसे पहले दिए गए फंक्शन को आप इस रूप में लिखोगे, लिखने के बाद इस फंक्शन को चेक करना कि ये होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं है, और उसका डिग्री क्या है। अगर ये होमोजेनियस फंक्शन 0 डिग्री का होगा, तभी हम इस दिए गए पूरे फंक्शन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। यानी एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें दिया गया फंक्शन 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हिंदी में इसको क्या बोलेंगे कि एक ऐसा अवकल समीकरण जो इस रूप का हो, और तो उसको हम लोग समघातीय अवकल समीकरण कहेंगे यदि उसमें दिया गया फलन एफ एक्स वाई 0 घात का समघातीय फलन हो। बात समझ आ रही है? और आपको कुछ नहीं करना है। ओके भाई केशव, मैं समझ गया, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। मैं क्या करूँ, देखो इधर से सब फ्रेश दिख रहा है, तो थोड़ा सा अगर आपको ब्लर हो रहा है तो आप एक बार अपना कैमरा ऑन करके ऑफ कर लो, ऑफ करके ऑन कर लो, एक बार फिर से देख लो। मैंने तो किया बहुत बार, तो कोई परेशानी नहीं आ रही इधर। ठीक है, या कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, नेट वगैरह खत्म वगैरह होगा। ठीक है, इधर सब कुछ ठीक है, और ज़्यादा देर नहीं लेंगे, बस अब मुश्किल से 5 से 7 मिनट।
ठीक है, या स्टेप हम कल डिस्कस करेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, स्टेप्स कल आपको डिस्कस कर देंगे कि ताकि परेशानी ना हो। पर यहाँ तो ये समझ गए आप यहाँ तक कि डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, उसका डिग्री कैसे देखते हैं, और फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। थोड़ा सा छोड़ रहे हैं स्टेप्स इसको सॉल्व करने का, उन दोनों को हम कल देख लेंगे। 9.5 का स्टेप्स क्या है और 9.6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसका क्या प्रोसेस है। बस मुश्किल से कल 10-15 मिनट का क्लास होगा, ये भी समाप्त हो जाएगा, अध्याय 9 समाप्त होगा। इसके बाद 9 के बाद मैं एक्सरसाइज, एक मिनट थोड़ा बंद कीजिए तो इसको, सुन रही है, पॉज कीजिए।